हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। मैं काजल तोमर्स आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। ओके, तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। तो इसका पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बुक्स के बारे में और वेदों के बारे में, वेद कौन कौन से हैं। आज हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। ये और जो हमारी हेडिंग है वो है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, शब्द जो कि लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं अपनी इस हेडिंग के बारे में। तो हमारी हेडिंग क्या कहती है, हमारा चैप्टर क्या कहता है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के, लोगों के बारे में बताने के, इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू एंड देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, तो बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों के बारे में बताने के, जैसे कि वो किस तरह के काम करते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह का उनका पहनावा है, कैसे परिवार से आते हैं, किस तरह के संगठनों में, किस तरह के समाज का हिस्सा हैं, कैसा कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह के उनके रीति रिवाज हैं। ओके, मतलब लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है हमारी जो रिलीजियस बुक है वेद, तो उसमें भी इस तरह के कई सारे शब्द दिए हैं जो कि लोगों के बारे में बताते हैं, उस समय का कल्चर बताते हैं, जो वैदिक काल है उस पीरियड का कल्चर बताते हैं, उस पीरियड का जो सोसाइटी है उसके बारे में बताते हैं, लोग कैसे रहते थे, कैसा कल्चर फॉलो करते थे, कैसा खान पान था, किस तरह के रीति रिवाज थे। तो बहुत सारे शब्द हमको ऐसे मिले हैं जिससे हमें उस पीरियड का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि जो ओवरऑल सोसाइटी थी, जो ओवरऑल सिविलाइजेशन थी वो इस तरह की होगी। ओके, क्योंकि जो वो पीरियड था उसके ना तो हमारे पास कोई फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं जो हमें क्लियरली पता चल जाए लोग कैसे रहते थे, लेकिन ये जो किताबें हैं इनके द्वारा, इनकी कहानियों के द्वारा ही एक अनुमान लगाया जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। तो ऋग्वेद में क्या है, दो ग्रुप्स हैं, जो दो संगठन हैं उनके बारे में बताया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। ओके, उनके जो काम रहे हैं उसके हिसाब से बताया गया है। जैसे कि प्रेस्ट हो गए। प्रेस्ट कौन होते थे, तो प्रेस्ट होते थे पुजारी, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल एंड, ठीक है, जो कि बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते थे, ठीक है, पढ़ाते भी थे और शिक्षा भी देते थे, और ज्ञान के जितने भी कार्य थे ये सारे कौन करता था, प्रेस्ट करते थे, ब्राह्मण्स करते थे। और दूसरा ग्रुप किसका हो गया, राजा का हो गया। तो राजा कौन था, राजा वो था जो शासन करता था, एक तरह से सारा कार्यभार संभालता था। दूसरा अपनी प्रजा की रक्षा भी करता था। मतलब बेसिकली राजा का काम था अपनी प्रजा को सिक्योर प्रोवाइड करना। जैसे कि आज अगर हम किसी देश के बारे में बात करें तो देश का राजा कौन होता है, तो देश का राजा प्रधानमंत्री होता है। अच्छे डिसीजन, अपने प्रजा के हित में डिसीजन लेना किसका काम होता है, प्रधानमंत्री का। तो इस तरह से ही राजा हुआ करता था, सारे अच्छे डिसीजन राजा लेता था, सारा सिक्योरिटी का भी जितना डिसीजन होता था वो सब कौन करता था, राजा करते थे, ठीक है। तो दीज राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजा उस तरह के नहीं होते थे जैसे कि आप आगे अपने जो चैप्टर्स होंगे हिस्ट्री के, जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो आगे देखोगे, ठीक है। ये राजा अलग होते थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज पैलेसेस एंड आर्मी। तो ये वैसे राजा नहीं थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े महल हैं, या जिनके पास बड़ी लंबी सेना है, या जिनके पास बहुत सारा धन संपदा है। और ये तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो उनके पास पैसा वैसा का इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। मतलब ऐसा वैदिक काल में ऐसा बताया गया है कि ऐसा नहीं होता था कि अगर पिता राजा है तो बेटा भी राजा होगा। यहाँ पर सबको क्या करना पड़ता था, अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता था, और काबिलियत, जो उनकी काबिलियत है, जो आप जिस लायक हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी पोस्ट मिलती थी।
जो कि एक अच्छी बात है ना। पैट्रियार्की नहीं थी कि पिता सत्तात्मक नहीं था कि पिता राजा है तो बेटे को ही पद मिलेगा। ठीक है, आप कितना लायक हैं उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर कहता है 2 words वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। 2 शब्द हैं जो कि पीपल को, लोगों को और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। वन वॉज द वर्ड इज जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी। ओके, तो पहला शब्द क्या है? जन। जन यानी कि जनता, जो हम आज भी हिंदी में यूज करते हैं। एंड द अदर लैंग्वेजेस, है ना। एंड द अदर वॉज विश, और दूसरा कौन सा शब्द है? विश। ओके, तो एक हो गया जन, दूसरा शब्द है विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, जो वैश्य आज हम जाति के रूप में यूज करते हैं, वो कहाँ से आया? वो विश जो शब्द है ऋग्वेद में, वहाँ से आया है। ओके, आप इसको बारे में भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर 5 में। ओके, सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम। तो बहुत सारे विश और जन के बारे में जो ये चैप्टर है वो बताता है। सो वी फाइंड, मतलब ऋग्वेद है ना, उसमें बहुत सारे जन और विश के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो ये क्या होते थे जन और विश? ये बेसिकली सिटी, और जैसे आप बात करते हो ना आज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से ना पहले ये नहीं होते थे। पहले जो कम्युनिटीज़ हैं, जो एरिया है, वो इन्हीं में डिवाइड होता है। लाइक ग्राम, ग्राम मतलब गांव। ठीक है, फिर विश, विश हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट। फिर जन, जन आपका हो गया पर्टिकुलर राज्य मान लो आप, है ना, ऐसे स्टेट मान लो, या इस तरह से डिवाइडेड थे। ठीक है, तो several wish or jana was mentioned by name, so we find references the purujan और wish, the bharatjan और wish, the yadujan और wish। जैसे पुरु जो राजा हैं उनका जो एरिया हो गया, उनका जो राज्य या साम्राज्य हो गया, उसको पुरुजन या विश बोल दिया। फिर भरत का जो शासन हो गया, भरत का जो राज्य हो गया, उसे भरत जन बोल दिया या विश बोल दिया। यदु, यदु कृष्ण जी के बारे में हम, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, मतलब महाभारत वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा यदुवंशी थे वो। तो यदु जो उनका एरिया हो गया, उनका जो साम्राज्य हो गया भगवान श्री कृष्ण का, तो उसको यदु जन या विश बोल दिया गया। ओके, ऐसे बहुत सारे थे, मतलब हर राजा का अपना साम्राज्य था, और हर राजा के बारे में इसी तरह से हर राजा का साम्राज्य है, तो उसका राज्य क्या हो गया? जन या विश हो गया। ओके, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्य एंड कॉल्ड द ऑपोजिट दास एंड दस्यु। तो जो लोग ज़्यादातर मंत्र बनाते थे या हाइम्स को कंपोज करते थे देवी देवताओं की को प्रसन्न करने के लिए, तो वो अपने आप को क्या कहते थे? वो अपने आप को कहते थे आर्य। और उनके जो ओपोनेंट्स होते थे, जो विरोध ही मान लेते हैं, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था दास या दस्यु। ओके, दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ये वो लोग होते थे जो कि सेक्रीफाइसेस यानी कि बलि प्रथा जो है उसको फॉलो नहीं करते थे, परफॉर्म नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और हम शायद दूसरी भाषा बोलते थे। ठीक है, लेटर द टर्म दास कम टू मीन स्लेव, और बाद में क्या हो गया? ये ओपोनेंट किस में कन्वर्ट हो गए? स्लेव्स में कन्वर्ट हो गए। दास यानी कि एक अलग वर्ग बना दिया गया, जो आपकी सेवा करते थे उसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। तो स्लेव्स वो लोग होते थे, वो मैन एंड वुमेन होते थे, वो स्त्री पुरुष होते थे, जो कि युद्ध के दौरान जब आप किसी विषय या जन को जीत लेते, तो उसकी जो प्रजा होती थी वही आपके स्लेव्स बन जाते थे, आपके दास बन जाते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। और ये किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता था? जैसे कि आप ये जो दास हैं वो राजा की क्या हो गई? संपत्ति हो गए। ओके, हु कुड मेक देम डू वॉट एवर दे वर्क दे वॉन्टेड। तो राजा जो भी चाहता था, या जो विनर है जिसने जीता है, वो जो भी चाहता था, इन दास को क्या करना पड़ता था? वो काम करना पड़ता था। ये बेसिकली इनका काम होता था, जो विनर है, जिसने वो पूरा साम्राज्य जीत लिया, उसकी सेवा करना। ओके, वाइल द ऋग्वेद वॉज बिंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ऋग्वेद है वो उत्तर पश्चिमी जो उपमहाद्वीप है वहाँ पे कंपोज किया गया। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, और उसमें कुछ बदलाव जो है कहीं कहीं पे किए गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर पहले की हम बात करें तो हमें इतिहास में, वैदिक कालीन इतिहास में और सभ्यताएं, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही ज़्यादा हमको देखने को मिलती हैं, धीरे धीरे साउथ में विकसित हुई हैं। ओके,
साइलेंट सेनेटियल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब हम बात करते हैं मेगालिथ्स के बारे में। तो इसके बारे में शायद मैंने आपको स्टोन एज वाला जो चैप्टर रीड किया था उसमें बताया था। आगे हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। दीज स्टोन्स बोल्डर नोन एज मेगालिथ। तो इसमें क्या होता था, बहुत लंबे लंबे है ना स्टोन बोल्डर्स, जैसे किसी को दफना दिया तो उसके ऊपर एक आकार में रख दिए जाते थे। ओके, दीज वर केयरफुली अरेंज बाई पीपल, और ये बहुत संभल के ना मतलब पर्टिकुलर किसी शेप में अरेंज किए जाते थे। ओके, वर यूज टू मार्क अ बोरियल साइट, और इनका ये इस तरह से अरेंज किए जाते थे जिससे पता चलता था कि यहाँ पर किसी को बुरी किया गया, किसी को दफनाया गया है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया। और ऐसा है ना, जो मेगालिथ्स है वो हमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं में मिले हैं, स्पेशली इन साउथ में मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो हमें कुछ कुछ एरियाज में मेगालिथ मिले हैं, और फिर नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं और कश्मीर में मिले हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये रहे आपके मेगालिथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर आकार में, एक पर्टिकुलर शेप में पत्थरों को क्या किया गया है, रखा गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर किसी को बोरी किया गया है, यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। ओके, तो some important megalith sites shown on map 2. While some megaliths can be seen on the surface, other megalith burials are often underground. तो बहुत सारे इस तरह से दिखते हैं, बहुत सारे surfaces पे रहते हैं, बहुत सारे underground भी मिलते हैं। ठीक है, sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone. तो कहीं कहीं पे देखो डिपेंड करता था, जिसका जैसा हिसाब बना होगा, जिसको जितना पर्याप्त स्टोन्स मिल पाए होंगे, जो जैसे रख पाए ऐसा रख दिया उन्होंने, लेकिन वो अरेंज करते थे। ठीक है, ये एक उनकी परंपरा थी। तो कहीं पे हमें सिंगल बोल्डर्स मिल जाते हैं स्टोन के, कहीं पे सिंगल लार्ज स्टोन मिल जाता है ग्राउंड पर। देयर आर ओनली इंडिकेशन दैट देयर वर अ बोरियल बीनीथ। इसका बस सिंपली मीनिंग ये था कि इस पत्थर के नीचे एक्चुअली किसी को दफनाया गया है, ये किसी की समाधि स्थल है। ठीक है, ये था बेसिकली इसका मतलब। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट मेक मेगालिथ, वी हैव मेड अ लिस्ट हियर। ठीक है, तो बहुत सारे जो चीज़ें मिलती हैं हमें, कुछ एरियाज में मेगालिथ्स मिले हैं, कुछ एरियाज में नहीं भी मिले। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल दीज बुरियल्स हैव कॉमन फीचर्स। सारी बुरियल्स जो मिली हैं, जो मेगालिथ्स मिले हैं, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जनरली द डेड वर बुरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक और रेड वेयर। ठीक है, तो ज़्यादातर है ना, जैसे किसी को दफनाया जाता था तो उसके साथ में क्या मिला है, ब्लैक और रेड वेयर मिले हैं, मतलब पॉट्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, ऑल्सो वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं। हो सकता है ये वो चीज़ें होती हो जिसको दफनाया गया है वो उस व्यक्ति की पर्सनल चीज़ें होती है जिनको वो इस्तेमाल करता हो। ठीक है, जैसे उसके कोई ज्वेलरी, उसका कोई खाने का बर्तन जो पर्टिकुलरली वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, या मतलब उनकी कोई प्रिय वस्तु है ना, जिसको दफनाया उसकी प्रिय वस्तु। हो सकता है कि जिसको दफनाया जाता हो और उसके साथ साथ उसकी प्रिय वस्तु भी दफना दी जाती हो। तो इस तरह की हमें बहुत सारे है ना मेगालिथ्स, बहुत सारी ऐसी समाधियाँ मिली हैं, बहुत सारे ऐसे बुरियल्स मिले हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिली हैं। ऑल्सो समटाइम्स हमको जो घोड़े होते थे उनके अस्थि पंजर भी मिले हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मतलब गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी वगैरह भी मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता था। फाइंड नेक्स्ट हेडिंग इज फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस मतलब समाज में कितना अंतर था। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। के आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, जो भी चीज़ें मिलती थी, वो बिलोंग करता होगा मरने वाले इंसान को। ठीक है, समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन वन ग्रेव। बहुत सी बार होता था कि एक ग्रेव के अंदर एक जो व्यक्ति जिसको दफनाया गया है तो उसकी समाधि के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता था, मतलब बहुत कम चीज़ें मिलती थी। जैसे हियर वन ब्रह्मगिरी में क्या है, वन स्केलेटन वॉज बुरीड विथ 33 गोल्ड बीट। तो मतलब जिसके पास जितना पैसा होगा हो सकता है उस हिसाब से दफनाया जाता हो। तो जैसे एक स्केलेटन के साथ हमको 33 क्या मिले हैं, गोल्ड बीट्स मिले हैं, सोना मिला है इतना सारा, 2 स्टोन बीट्स मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, है ना, एंड 1 कॉच शेल। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और किसी किसी स्केलेटन के साथ सिर्फ पॉट्स मिले हैं। तो हो सकता है जो उनका स्तर रहा हो, उनकी फाइनेंशियल जो स्तर रहा हो, कोई अगर अच्छे राजा या कबीले के सरदार की फैमिली को बिलोंग करता होगा तो उन्होंने अपने ज़्यादा सा सामान मरने वाले के साथ रखा होगा, और जो बेचारे सिंपल ऑर्डिनरी पीपल होंगे वो शायद अपने पॉट्स वगैरह के साथ ही
ईश्वर को के पास गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट सम बरियल्स स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या किसी किसी बरियल से पता चलता है कि ये पर्टिकुलरली किसी एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। समटाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। तो क्या होता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि कभी कभी एक ही मेगालिथ में, मतलब एक ही समाधि में बहुत सारे है ना स्केलेटन्स मिले हैं। तो हो सकता है एक परिवार के 2-3 लोगों को एक साथ दफनाया गया हो। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। तो और इससे पता चलता है कि लोग जो थे वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते होंगे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इन टू द ग्रेव। और उसके बाद क्या होता था, जैसे कोई पहले किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पहले उनका मेगालिथ बना दिया जाता था, एंड आफ्टर दैट उसी फैमिली के अगर किसी दूसरे सदस्य की मृत्यु होती है तो शायद हो सकता है कि उसी ग्रेव में उनको भी एक साथ दफना दिया जाता हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, अ स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव। एक जगह है इनाम गांव और यहाँ पे हमको एक स्पेशल बुरियल मिला है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोंद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। भीमा नदी की एक सहायक नदी है गोंद, और यहाँ पर ये हमको इनाम गांव जो एरिया है इसमें एक बुरियल मिली है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स अगो। ये 3600 से लगभग 2700 के साल पुरानी है। हियर अडल्ट वर जनरली बुरीड इन द ग्राउंड एंड लेड आउट स्ट्रेट विथ अ हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, समटाइम्स बुरियल विद इन द हाउसेज। अच्छा, तो इसमें क्या है, जो सर होता था वो नॉर्थ की साइड उत्तर की ओर रख के सीधा लटा के बुरी किया गया। और समटाइम्स कुछ हमको है ना इस तरह की भी ग्रेव्स मिली है जो घरों के अंदर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ इनके खाने पीने के जो बर्तन होते थे वो भी उसी जो बुरियल्स हैं उनके साथ ही मिले हैं, उन ग्रेव्स के अंदर ही मिले हैं। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard and five-roomed house. अब एक तो मतलब ग्रेव ऐसी मिली है जिसमें क्या है कि जो घर है जिसमें 5 रूम है उस घर के अंदर जो कोर्टयार्ड है उसमें ही दफनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट रहता था। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैंडरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। और जो बॉडी है वो किस पोजिशन में, क्रॉस लेग्ड, मतलब आपस में जो लेग्स हैं वो क्रॉस्ड करके इस तरह से रखी हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके रीति रिवाज किस तरह के होते होंगे और वो किस तरह की जो कल्चर है उसको फॉलो करते होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। तो इनाम गांव जो एरिया है उसकी ऑक्यूपेशन क्या रही होगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सेसमी। बहुत सारे अनाजों के दाने मिले हैं किसको, आर्कियोलॉजिस्ट को। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क दैट शो दैट दे हैव बीन यूज्ड as food have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse as पिग, सांबर। मतलब बहुत सारे जानवरों का ये लोग क्या करते होंगे, शिकार विकार करते होंगे और उनकी हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते थे, ग्रेन्स वगैरह का भी इस्तेमाल अच्छा खासा करते थे। और इस तरह से हमें इनके कल्चर के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है और पता चल जाता है। तो देखिए ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पर बहुत से थोड़े थोड़ी इंपॉर्टेंट से ना नोट्स भी दिए हैं, आप चाहें तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और नहीं होगा तो कभी ना कभी है ना 2-3 चैप्टर के मिलके इकट्ठे जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो मैं आपको कवर करा दूँगी। बाकी की अगर आपको मीनिंग्स वगैरह है जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया और ये हाइम्स वगैरह हो गए या वेदास वगैरह हो गए, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको भी मैं शॉर्ट्स में कवर करा दूंगी। और चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो मैंने आपको बता दिया किताबें क्या कह रही हैं हिस्ट्री के बारे में, और जो ग्रेव्स हैं जो बरियल्स हैं वो भी हमें क्या क्या बता रही है, हमें क्या क्या आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने क्या क्या साक्ष्य दिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ आया हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी और बेहतर तरीके से इसको कवर करने की। और बहुत जल्द हम क्लास 7th का भी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए क्योंकि वीडियो आते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वीडियो आ गया है। इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, फ़ेब में मार्च में आप लोग के एग्ज़ाम है, तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट दीजिए, है ना। तो आपके
कॉन्सेप्ट बुक्स के क्लियर हो जाएंगे, रीडिंग्स क्लियर हो जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।